नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ रियलिटी चेक के साथ। और आज जो हमारे मेहमान हैं मैं इंट्रोड्यूस कर दूं उसके पहले जो आपके स्क्रीन पे आप टीवी से, लैपटॉप से या मोबाइल से जैसे भी आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ये जो आज का जो टॉपिक है, बिहार में वर्षों से बाढ़ से तबाही, नेचुरल डिजास्टर है या आपदा में अवसर। उसको बहुत ही लाइट नोट पे आज हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से मिलवा दूं आपको। मैं जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं अनिल जी हैं, अनिल सिन्हा जी। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यूनियन बैंक में कार्यरत हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के विनर रह चुके हैं ये। और हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं अभिषेक चौहान जी, ये हमारी आन बान शान पूर्णिया से एक सिनेमा हॉल रन करते हैं और बहुत ही अच्छे उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक काफी पॉजिटिव इंसान है। ये कई बार हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। और आज जितने लोग जुड़े हैं काफी सब लोग इंटेलेक्चुअल सब लोग आज हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यशेंद्र प्रसाद जी हैं। अभी जस्ट इसके पहले लाइव में भी ये थे और लगातार दूसरी बार जुड़े हैं 6 से 7 में और फिर 8 से 9 में। तो यशेंद्र जी बिहार से बिलोंग करते हैं और यशेंद्र जी बिहार से बिलोंग करते हैं और फिल्म मेकिंग में कोई आसानी नहीं है। ये मीडिया से बिलोंग करते हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं और आप आगे सुनेंगे। हमारे नीचे प्रवीण भारद्वाज जी हैं। प्रवीण भारद्वाज जी बेसिकली स्कॉलर हैं। बाढ़ पे काफी खास इनकी इच्छा थी कि मैं बाढ़ पे बोलूं क्योंकि इस पे इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है और इनके जो बुक पब्लिश होते हैं और ये जो एक मुहिम चला रहे हैं, ये चाहते हैं कुछ मुहिम चला रहे हैं नितिन जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऑडियो आपका डिस्टर्ब आ रहा है प्रवीण जी, आप प्लीज चेक कीजिए क्योंकि इसकी वजह से पूरा साउंड बाउंस कर रहा है। आप फोन से ज्वाइन कीजिए, लैपटॉप से कीजिए, फोन से कीजिए आप जी। कभी कभी ऐसा होता है टेक्निकल इश्यूज, इसलिए मैं बोलता हूँ सभी को 10 मिनट पहले जुड़ जाने ताकि ये सब हम रिजॉल्व कर सकें। तो आज की जो चर्चा है बिना समय गंवाए मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले अभिषेक चौहान जी। जी देखिए, जो टॉपिक है बिहार में वर्षों से बाढ़ से तबाही, नेचुरल डिजास्टर या आपदा में अवसर। तो पहली बात यह है कि मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये जो है ये सिर्फ एक बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। पहली बात, अभी जैसे जो स्टेटिस्टिक्स है, बिहार की आबादी जो है इट इज ओनली रफली 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। 2.85% जो है एरिया है आपके पास में, लेकिन जो फ्लड से इफेक्टेड एरिया है इंडिया का अगर आंकड़ा देखें तो 17% है, 17%। और 36% आबादी अगर फ्लड में इफेक्टेड 100 लोग होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो 36 लोग बिहार से इफेक्टेड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये समस्या सिर्फ बिहार की या बिहारियों की नहीं है, हर एक देशवासी की ये समस्या है कि बिहार इज टेक्निकली द मोस्ट फ्लड इफेक्टेड स्टेट इन दिस कंट्री। दूसरी बात, हर एक साल करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं आपदा से जूझने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। उसके बाद जो गरीबों के जो जमीन बर्बाद होते हैं, उनके जो क्रॉप्स बर्बाद होते हैं, जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है और जो लोगों को रिहैबिलिटेशन में जो दिक्कत होता है, मोटा मोटा आप ये मान लीजिए नीतीश जी कि हर एक साल जो बाढ़ आता है वो बिहार को लगभग 1-2 कदम आगे लेना और 1 कदम पीछे लेने के बराबर कर देता है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी अगर आपकी पॉवर्टी से जूझती रहेगी और हर एक साल उसको त्रासदी हिट करेगी, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं इतिहास में। 1954 में जब एम्बैंकमेंट्स बनना शुरू हुए थे, तो उस समय 150 किलोमीटर एम्बैंकमेंट थे बिहार में, 150 किलोमीटर थे। आज आपके पास में 3700 किलोमीटर एम्बैंकमेंट है पूरे बिहार में, 3700 किलोमीटर। और जैसे जो हमारे जो सबसे वरिष्ठ हैं डीएन मिश्रा जी हैं, जो फ्लड के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी अगर आप कोई पुस्तक पढ़ें या किताब पढ़ें या उनके आर्टिकल्स पढ़ें, तो एम्बैंकमेंट्स के बारे में जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है कि एम्बैंकमेंट के कारण फ्लड इफेक्टेड एरिया जो है बिहार में,
वो दिन प्रतिदिन हर एक साल बढ़ता चला जा रहा है। इम्बैंकमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं और फ्लड इफेक्टेड एरिया बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। आपने दोनों तरफ नदी के इम्बैंकमेंट बना दिया, उसमें होता क्या है कि नदी की जो गहराई है वो सिल्टिंग के कारण बढ़ती चली जाती है, पानी फ्लड, और वो पानी वहीं पे पड़ा रहता है और फिर दिन ऊंचा है। ये बहुत बड़ा कारण है आने से बढ़। हर एक विशेष चौहान जी, आपका नेटवर्क काफी इशू आ रहा है। दूसरा बोला जाती भाई हैंग हो रहा है विशेष चौहान जी, आपका कैम भी हैंग हो रहा है, आपकी वॉइस भी हैंग हो रही है। अभी ठीक है सर? हेलो, आप एक बार फिर से कनेक्ट कर, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए आप। ठीक है, कनेक्शन तो ठीक दिखा रहा मेरा। ठीक है, एक हाँ बोलिए बोलिए। जी यशेंद्र जी अपनी बात रखें आप। जी यशेंद्र जी अपनी बात रखें आप। फिर से अभिषेक जी बिल्कुल। भारद्वाज जी फोन से ट्राई कीजिए ना प्लीज। भारद्वाज जी फोन से ट्राई कीजिए, आप लैपटॉप से कर रहे हैं ये, क्योंकि आप लैपटॉप से कर रहे हैं ये, क्योंकि बाउंस बैक हो रहा है। अब फोन से भी क्या, एक्चुअली आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम ही आ रही है आज का, राइट? टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ मैं समझ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी गेस्ट बोलेंगे ना बार बार वो बाउंस बैक करेगा वो। जी अभी ठीक है। जी यशेंद्र जी की बात रखें, मैं फिर से रोल करूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो आप रख लें सब लोग थोड़ा थोड़ा, फिर हम लोग रोल करते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे। जी यशेंद्र जी। ठीक है, मैं संक्षेप में थोड़ा परिचय में अपने जोड़ देना चाहता हूँ कि मैं एक भूगोल और पर्यावरण शास्त्र का मैं विद्यार्थी हूँ। मैं लेक्चरर भी था इसी विषय में, और इसी विषय पर मैं ऑथर भी हूँ, मेरी किताबें चलती हैं। और कोसी पर मेरे 4 एपिसोड्स मैंने कुछ साल पहले किए थे, कोसी क्षेत्र पर 100% तो कवर नहीं किया था। ब्रीफ में यूट्यूब पर अवेलेबल है वो, बिहार क्यों गुस्से में है करके इस सीरीज से था वो। जी अभिषेक जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने डीएन मिश्रा जी का नाम लिया, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था नीतीश जी, धीरेन्द्र मिश्र। बिहार के बड़ा बहुत जबरदस्त काम किया है उन्होंने, उनको कभी बुलाइए, प्रोग्राम कीजिए उनका। जो बात है, जो जिस बात पर अभिषेक जी ने बोलना शुरू किया था, पूरी नहीं हो पाई है वो बात, बस वो पहले बोल लेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको और बढ़ाऊंगा आगे। उस मूल समस्या वही है, बाढ़ हमारे लिए, नदियां हमको सिखा दिया गया है, कोसी है सौरव ऑफ बिहार। बाढ़ हमारे लिए वरदान था, अभिशाप नहीं। ये संस्कृति हम लोग की बदल गई है ब्रिटिश काल से। मूलतः बाढ़ के साथ जीने वाले लोग हैं हम लोग का पूरा जो क्षेत्र है उत्तरी बिहार का, वो पूरा फ्लड प्लेन्स है, और बाढ़ ही उसको फर्टाइल बनाता है। और इसीलिए यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे, कभी आकर के जो बसे हैं यहाँ पर, यही देख करके कि ये कामधेनु है। हमारे शास्त्रों में इसको कामधेनु बोला गया है। पूरे सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो मैदान, इसको कामधेनु बोला गया है, जो चाहो वो मिलता है। इसीलिए विश्व की घनतम जनसंख्याओं में यहाँ पर इतने लोग रहते हैं। आबादी क्यों है? जल है। और तो ये मूल है। बांध सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग उस पर मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पर रोकता हूं मैं, सब लोग थोड़ा बोल रहे हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है जी। अनिल जी। नितेश जी धन्यवाद, इस परिचर्चा के माध्यम से हमारे साथियों के साथ में मुझे कुछ बोलने का आपने मौका दिया। जैसा सर ने कहा है, सच में बाढ़ जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो बाढ़ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन बाढ़ के जो पानी का जो बहाव होता है उसका हम प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विस्थापन का भी कारण होता है और हमें पीछे भी ले जाता है। जैसा आप टॉपिक ही रख रहे हैं, बरसों से बाढ़ का तबाही जो है नेचुरल डिजास्टर है या आपदा में अवसर। मैं बोलूंगा ये नेचुरल डिजास्टर तो है, लेकिन हम इसके निदान की ओर ना जाके हम इसका सिर्फ निराकरण करते हैं, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ना करके एक टेम्पररी टाइम बाउंड सिर्फ हम रिलीफ देते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि सालों साल हम इस विभीषिका को झेल रहे हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट का यूज ना करके हम फिर वापस चले जा रहे हैं। जान माल की भी उतनी ही हानि होती है और हम आगे इसका पॉजिटिव यूज ना करके पीछे की ओर जा रहे हैं। मेरा अभी के लिए बस यही कहना है कि ये नेचुरल डिजास्टर तो है,
लेकिन इसका चूंकि पूर्ण निवारण के लिए हम इसमें निदान का कोई रास्ता नहीं खोज रहे हैं, इस आपदा में अवसर भी तलाश रहे हैं, कुछ लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए सुजीत हमारे साथ अभी सुजीत जी, चूंकि अभी प्रवीण जी का नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, जहां पर भी वो हैं वो कह रहे हैं कि कभी और जुड़ पाएंगे वो। टेक्निकल इशू ये हो रहा है कि जब वो जुड़ पा रहे हैं तो सभी का आवाज जो है वो बाउंस करना शुरू कर देता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं चाहता था कि वो जुड़े, अपनी बात रखें। खैर हमारे साथ सुजीत जहानाबादी जी जुड़ चुके हैं, ये कई बार पहले भी जुड़ चुके हैं, सहारा से बिलोंग करते हैं, मीडिया में पटना से हैं। जी सुजीत जी अपनी बात रखें इस विषय पर। देखिए, हम थोड़ा विलम्ब से जुड़े हैं, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। मैं थोड़ा आपको समय दूंगी, मैं थोड़ा समय दूं आपको? बहुत, हाँ थोड़ा समय दीजिए। जी ठीक है। जी अभिषेक जी। जी, तो अभी मेरी आवाज आ रही है आपको नीतीश जी? जी जी परफेक्ट आ रही है अभी। तो मैं वही कह रहा था, जैसा सर ने भी कहा, यशवंत सर ने भी कहा कि एम्बैंकमेंट बनाना, जो 150 किलोमीटर से बढ़ा के करीब करीब 3800 किलोमीटर एम्बैंकमेंट हमने बना दिया है, और हर एक साल एम्बैंकमेंट के कारण ही फ्लडिंग हो रही है। आप कई जगह पे सुनने को मिलेगा कि जो पानी 2 दिन में वापस चला जाता था फ्लड का, वो पानी 2-2 महीने वहां पे रुक रहा है। तो आपने एम्बैंकमेंट तो बना दिया, उसके कारण आपकी रिवर की सिल्टिंग बढ़ गई, एम्बैंकमेंट रिवर का बेड का हाइट बढ़ गया, और पानी बगल के एम्बैंकमेंट के बगल में जो लोग रह रहे हैं उनको फ्लडिंग हो रही है। एम्बैंकमेंट से एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाती है कि एम्बैंकमेंट बना हुआ है तो हम सेफ हैं, और नदी की जो बहाव होती है वो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं जब फ्लड का पानी वहां से आता है। सर ने बहुत करेक्टली बोला कि अगर हमारे पूर्वज कोई बेवकूफ तो नहीं थे कि उन्होंने ये बिहार को चुना रहने के लिए, और इतनी घनी आबादी का स्टेट है हमारा बिहार, कुछ तो अच्छाई होगी। अगर इतनी बाढ़ आती थी तो यहां तो बसना इम्पॉसिबल था। तो ये सवाल ये है कि दिन प्रतिदिन बिहार का बढ़ता जा रहा है बाढ़ ग्रसित इलाका, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो 2 लाख हेक्टेयर जो फ्लड में डूबता था आज से 20 साल 30 साल पहले, आज 7 लाख हेक्टेयर फ्लड में डूब रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? Who is going to take responsibility for this and why is this happening? और जो भी यहाँ पे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो हमें बताएं कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसा सर ने बोला, डीएन मिश्रा जी की बात माने तो आप चैनलिंग कर लीजिए, आप वहां पे बेसिक कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नदियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं भी आप घूम फिर के जाइएगा, आप कितने भी डैम बना लीजिए, लेकिन अगर आप पानी को बहने के लिए जगह नहीं दीजिएगा, रिवर बेड्स को इंक्रोच कीजिएगा, नदी को बांधने की कोशिश कीजिएगा, बाढ़ और आएगा, बाढ़ और आएगा, और त्रासदी आएगी। और आज आपका लगभग 60% इलाका बिहार का हर एक साल बाढ़ में डूबता है। अब तो शहरें डूबने लगी हैं सर, अब तो शहरें डूब रही हैं। पिछले साल पूर्णिया डूबा, आपने पटना को डूबते हुए देखा। तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। आप एम्बैंकमेंट पे एम्बैंकमेंट बनाते चले जाएंगे और ये आपका बिहार डूबता चला जाएगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन सारे बड़े बड़े जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मिश्रा जी हैं, सर ने भी काम किया हुआ है, आप उनसे पूछिए इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन है कि नदी को उसको बहने की जगह दीजिए, उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने दीजिए, ये उसका सोल्यूशन है। आप जितने वो उतना मचाए, आप दोगे वो आप हमसे फिर से हैंग होने लगा आपका अभिषेक जी, कैमरा हैंग हो गया आपका। अभी हैंग हो रहा है। हाँ कुछ बोलिए आप। हाँ प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं अभी काफी अच्छा आ रहा था, अभी अचानक से हैंग हो गया। मैं फिर आप पर आता हूँ, ठीक है?
जी सुजीत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहूंगा। अभी आ रहा है जी, नीतीश जी, आवाज आ रही है ना? आ रहा है, मैं फिर आप पर आता हूँ। जी सुजीत जी। प्लीज। हाँ हमारी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ ठीक है। देखिए हम लोगों का आज का मुद्दा है बिहार में वर्षों से बाढ़ से तबाही नेचुरल डिजास्टर है या आपदा में अवसर। देखिए ये इसका ये कहने में कोई कताही नहीं है कि ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि कुछ दिनों के लिए रहता था, एक दिन 2 दिन 3 दिन आता, बाढ़ आई और हमें काफी फायदा कुछ नुकसान पहुंचा के फिर तुरंत वापस चली गई। लेकिन अब है कि काफी दिनों तक टिक जाती है, जिससे फायदा तो बिल्कुल नहीं होता है, जान माल की नुकसान बहुत ज्यादा होती है, लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। बाढ़ आती क्यों है? क्योंकि नदियों को हम लोग स्वतंत्र रूप से बहने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो बांध हो या पुल हो पुलिया हो, जो भी हो हम लोग उसको अवरुद्ध करते हैं। लेकिन एक एक नया योजना हम लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं, नदी को जोड़ने का, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ के उसके बहाव को निरंतरता में लाया जा सके। लेकिन ये योजना भी कहीं धरातल पे नहीं दिख रही है। और फिर कुछ ऐसा भी योजना है कि नदी को साफ करना, उसके सिल्ट को, उसके गाद को, जो भी है उसको थोड़ा साफ करेंगे तो उसका जो बहाव अवरुद्ध है वो थोड़ा सही हो पाएगा। लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, खानापूर्ति होता है। ऊपर से बेतरतीब खनन, नदियों में खनन, वो भी बहुत हद तक बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर था ना, वो डिजास्टर तो था, अभी भी है, लेकिन उसको अब अवसर में तब्दील कर दिया गया है कि जितना ज्यादा ये डिजास्टर आएगा उतनी ही ज्यादा अनुदान के नाम पे लूट हम लोग मचाएंगे। और ये मतलब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, जो प्रभावित है, पीड़ित है, उसे भी कुछ झुंझुना थमा दिया जाता है, और बाकी नेता अफसर हैं सो तो हैं ही। तो ये डिजास्टर के ठीक साथ है, साथ अवसर भी है। अवसर भी है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इन देख रहा हूँ मैं बार बार अभिषेक जी का आज नेटवर्क इशू हो रहा है, पहली बार, ऐसा होता नहीं था, कभी कभी होता है मौसम में। और हम आगे बढ़ेंगे, इसके पहले काफी सारे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं धड़ाधड़, जैसे बिहार का बांध चूहा काट देता है ना। अजय कुमार तिवारी जी लिख रहे हैं, बाढ़ से बचाव के लिए कोई भी सरकार गंभीर नहीं रही है, या यूं कहें कि बाढ़ को भी नेता और अफसर आपदा को अवसर बदलने में लगे रहते हैं, कारण जग जाहिर है। एक्चुअली देखिए, हम यहाँ पे 3 चीजें हैं कि बाढ़ आती क्यों है, और अगर आती है तो उसमें एक्चुअली लोग, आधे जो तबके के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बाढ़ आए, बाढ़ के नाम पे ढेर सारा फंड आए, फ्लड, काफी लोग जो नेता मंत्री हैं वो लोग फ्लड टूरिज्म करते हैं, कई लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती है। जिस साल फ्लड नहीं आता उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, ऐसे समझिए आप। किसी को अलग तरीके का नुकसान होता है, किसी को अलग तरीके का नुकसान होता है, लेकिन जब फ्लड आता है तो किसी को नुकसान होता है, लेकिन किसी को करोड़ों का फायदा होता है। ये भी चीजें हैं। तो खैर, मैं यहाँ बता दूं कि जो भी हमें देख पा रहे हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में, अगर आप एज ए स्पीकर अभी आप जुड़ना चाहेंगे इस विषय पे, एक स्पीकर कम है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अगर कोई भी इस मुद्दे पे अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इस लिंक को आप गूगल क्रोम पे पेस्ट करें और वहां से आप अपना नाम डाल के इन करें, कोई एक जुड़ सकते हैं। जी, एमडी नैयर आजम साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, थैंक यू थैंक यू जी। कैरी ऑन, आप कैरी ऑन कीजिए, आप लोग जो भी मन में है बातें हम बोलती जाइए, आप एक एक करके। अभिषेक जी, हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा कर लें, बात हो रही। थोड़ा सा ये चर्चा कर लें क्या, एक्चुअली पहले हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है, ठीक है ना, लेकिन क्या हम इसके प्रिवेंशन पे बात कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रिवेंशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके चलिए। पहले आप यशेंद्र जी आप बता दीजिए और फिर आप बताइए अभिषेक जी। जी, देखिए, बाढ़ जो पानी का फ्लो है, जो उसको तो हम नहीं रोक सकते, बाढ़ आएगा ही आएगा, ठीक है, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। और अगर बाढ़ नहीं आती यहाँ पर इस क्षेत्र में, जैसा मैंने पहले सेक्शन में बोला था, हम आप यहाँ नहीं रहते, हम लोग यहाँ बसते ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब रहा जो फ्लो जो है उसका, एम्बैंकमेंट क्या होता है, इसके बहुत मूल है। एम्बैंकमेंट पे बांधने से जो जैसे
क्या नदी का बहाव को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे? जो सारे वक्ता हम लोग एक मत हैं, सब लोग समझ रहे हैं, जब तक नदी के बहाव को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, नदी की एक धार होती है और एक नदी का बेड होता है, रिवर बेड बोलते हैं, वो बहुत चौड़ा होता है। आपके पूर्णिया की पूर्व दिशा में कोसी नदी बहती थी 200 साल पहले, आज आपके पश्चिम में चली गई, एक मेरे ख्याल से 125-150 किलोमीटर पहले। तो अभी इसको क्या है, इसको जो बांध में जो अभिषेक जी अपनी पूरी बात नहीं रख पाए थे, जो जैसे उसका जो एम्बैंकमेंट में कोसी के एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसका एम्बैंकमेंट बनाते बनाते ऊंचा करते करते इतना हो गया है, कई बड़े लंबे क्षेत्र में देखिएगा आप जमीन पर अगर है तो नदी का जो फ्लोर है, बेड है, वो 3-4 माला ऊपर है, इतना सिल्टेशन हो गया है। और उस सिल्ट को बाहर निकाला जा सके, पूरे विश्व में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो वो टाइम बॉम्ब है। और नदी की धार को जो हम लोग बांधने का जो काम हुआ है, उसमें जो करप्शन हुआ है, मैंने तो बहुत खोजबीन की है, डॉक्यूमेंट्स और ये सारा कुछ देखा है। जैसे दरभंगा मधुबनी के बीच में जो पुल बना है, बड़ा शानदार पुल है और लगता है कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम बॉम्ब है। और बिहार में बाढ़ की विभीषिका क्या होती है हमने देखा नहीं, देखने वाले हैं हम। तो सॉल्यूशन पर आएंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहले से हम लोग क्या क्या करते थे, इसको हम लोग बहुत चीजें होती थी, इसको ना डिफरेंट चैनल्स में, छोटे छोटे चैनल्स में। सर एक सेकंड, अली जी, आप अगर आपका कमेंट में देख पा रहा हूँ, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप डिबेट में जुड़िए, अपनी बात रखिए। आप कमेंट करने से अच्छा है कि आप आए और अपनी बात रखें। आप अली खान जी, मैंने आपको लिंक भेज दिया है जी। तो क्या होते थे पहले जमाने में, क्या होता था इसका कि ये जो इसको शैलो चैनल्स में छोटे छोटे पोखर पौंड पूरे क्षेत्र में पसरे हुए थे। अभी भी देखिएगा पूरा मिथिला इस क्षेत्र में जाइए आप तो पोखर पौंड बहुत मिलेंगे, लेकिन इतने ये कम हो गए हैं। और ये नदी के पानी को आने से, फ्लड बनने से पहले, इसको बाढ़ बोलते हैं, वो अपने चैनल्स में उसको टेक्निकली बहुत विस्तृत था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने विलियम विलकॉक्स नाम की एक इरिगेशन एक्सपर्ट को इस पूरे एरिया की, मतलब पूरा बंगाल जो था, पहले तो पूरा बंगाल में आता था, स्टडी करने के लिए लगाया। वो रुड़की के प्रोडक्ट थे और इजिप्ट का आसमान डैम बनाया, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने क्या पाया, वो जहां जहां गए बाढ़ का स्टडी करने, वहां पाया उन्होंने कि पहले प्राचीन समय से ही वहां के शैलो चैनल्स ऑलरेडी क्रिएटेड थे और बांध नहीं बनाने चाहिए, तब भी बांध बना। वहां पे होता क्या था, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 4-5 किलोमीटर की ही एक एरिया में, मतलब नदी के एरिया में 40-50 जगह कट लगा देते थे किसान हर साल। अब देखिए, मॉनसून जैसे आया, धान की रोपाई शुरू हुई, पानी ज्यादा बढ़ता चला गया, खेत में डैम्पनेस बढ़ता गया, तो होता क्या था कि मॉस्किटो के लार्वा बढ़ते चले जाते थे। तब तक पानी का फ्लो इतना हो जाता था नदी में, उसको ये लोग कट लगा देते थे नदी की धार में। और शैलो 40-50 कट, सोचिए, एक 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही, और वो पानी को बहा करके लाते थे खेतों में, और पोखर ओखर भी बना देते थे, पॉन्ड्स उसमें। उससे होता क्या था कि मछलियां चली आती थी, मछलियां आकर के अंडे देती थी, और ये मछलियां जब बड़ी होती थी थोड़े दिनों में, तो वो लार्वा पर ही, उसी पर वो सरवाइव करती हैं, तो लार्वा को खा गई। अच्छा, ये और ये चैनल जो बनते थे, चैनल की जगह पर क्या होता था कि पानी सारा भर जाता था, तो उसमें कोई बाढ़ की समस्या का सवाल ही नहीं पैदा होता था। बाढ़ का मतलब ओवरफ्लो जो बोलता हूं मैं, पानी आना बाढ़ नहीं है, पानी का ओवरफ्लो होना वो बाढ़ है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये पोखर में छोटे छोटे। अच्छा, दूसरी बात होती थी, मान लीजिए किसी साल मौसम ने करवट बदली, सुखाड़ का सिचुएशन भी तो आ जाता है हम लोग के साथ ना कहीं, वो भी। तो ये जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बने रहते थे, उसमें पानी भरने से सुखाड़ में ऑलरेडी आपके पास बैकअप है, हर खेत में आसपास, तो इरिगेशन का कोई समस्या नहीं होता था। और एक समस्या है लार्वा की, मच्छरों की, उसको मछली से काट दिया आपने, मछलियां आ गई। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सिंगापुर, थाईलैंड में, कि धान के खेत में उन लोगों ने मछली पालन शुरू कर दिया।
ये सब हम लोग क्या पहले होता था। तो मछली पालन तो एडेड बेनिफिट हो गया आपको, और उसके बाद से जो एक तो इंसेक्ट्स को और मच्छरों को मछली खा जाती है, दूसरा मछली जो एक्सक्रीट करती है वो जैविक खाद बन जाता है। तो इस तरह की सारी जो टेक्नोलॉजीज थी वो सब हम लोग भूल चुके हैं, बांध बनाना शुरू किए हैं। सिर्फ पहले तो मूर्खता में किया, और जो डेटा अभिषेक जी ने दिया है वो डेटा ही बताता है, इसको मैं भी बोलने वाला था कि 1954 में जब शुरू हुआ तो 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो फ्लड प्रोन था, और अब बढ़ के कितना हो गया है। झारखंड को तो हटा दे तो एरिया कम हो जाएगा, लेकिन 7 लाख इतना बढ़ गया, कहां से हो गया। और 1996 तक ही एक डेटा मेरे पास था कि 720 करोड़ खर्च हुए और समस्या कई गुना बढ़ गई। तो मैं तो हर साल बाढ़ आता है तो मैं तो थोड़ा टेलीविजन इंडस्ट्री से हूं, तो मैं गाना गुनगुनाता हूं। बाढ़ आया तो चलो बांध बनाए, चलो बांध बनाए सनम। ये क्या है? ये सब खाने पीने को सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी को मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, कोई प्रोजेक्ट लेकर के जाइए, पहला चीज वो देखते हैं इसमें से कमाई खाई कितना होगा। अब उनको आप बता दीजिए कि हमारी परंपरा में बड़ा काम नहीं होगा, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। जो 2008 में बांध आया था, कुसाहा में जो बांध टूटा था, कुसाहा में आप रिपोर्ट पढ़िए, बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी। बट मैं तो ग्राउंड पर जाके स्टडी किया है मैंने। कुसाहा का बांध सिर्फ इसलिए टूटा था कि जिस दो नेता में, लोकल नेता में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो चाहते थे कि मेरा कंट्रैक्टर रिपेयर करे जो वहां काम चल रहा था, और वो चाहता था कि उसका कंट्रैक्टर करे। इन दोनों के झगड़े में वो काम ही नहीं हुआ, तब तक बांध ब्रीच हो। और आप और इतनी समस्याएं हैं बांध से, मतलब मैं क्या बताऊं। पूरा स्टडी करने पर मैं जब गया तो मधुबनी, सुपौल में एक वहां के एनजीओ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली तो मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बड़ा प्रोमिनेंटली दिखाया था, उसको मैं भूलता नहीं हूं कि सर आप यहाँ पर समझ लेंगे ना कि समस्या क्यों है यहाँ पर, तो आपके पास जीवन में 2 ही ऑप्शन है। या तो आप कमंडल उठाओ और हिमालय चले जाओ, ये सब माया है, ध्यान नहीं देना है, दीन दुनिया माया का दुनिया है। और दूसरा ऑप्शन बनता है कि आप बंदूक उठा लो। द ओनली आइडिया विच विल कम टू योर माइंड कि यू पिक अप अ गन एंड शूट डाउन ऑल दिस पीपल। इतना भयंकर करप्शन है। यहां तक कि बांध जब बन रहा था कोसी का, एक मिनिस्टर साहब हैं और मिथिला के ही थे, उनका घर के लिए बांध के डिजाइन को बदल दिया गया। बांध के अगल बगल पानी जमा होता है, वाटर टेबल का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी हो गई है। पूरा मिल्क का, डेयरी इंडस्ट्री का मधेपुरा जो सेक्टर है, मधेपुरा, वहां जो छोटे छोटे भी जो ग्वाले होते थे उनके 800-900 गायें होती थी उनके पास। क्योंकि यहाँ का जो ग्रास है ना, जो फॉडर होता है, जो काऊ फॉडर, ये जानवरों के लिए, माने गोवंश के जानवरों के लिए, वो जबरदस्त है, टॉप क्वालिटी का। तो डेयरी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा क्षेत्र था और इसीलिए यादवों की इतनी बहुलता है वहां। लेकिन बांध बनने के बाद वो सब फॉडर का जो घास का उत्पादन होता था, स्वतः उत्पादन होता था, वो खत्म हो गया। डेयरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। और आज जिस चीज को हम लोग एग्रो डेयरी में करके और प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसका मूल तत्व ही हमने तोड़ दिया। तो बांध को, मैं तो भाई सीधा सीधी बात है कि बांध को वापस उसको धीरे धीरे करके चैनल वाइज करके, अब तो गलत हो गया, उसको चैनलाइज करके पानी को डिस्ट्रीब्यूशन कर। आपने बहुत जड़ की बातें कही है जी अली जी। जड़ की बात सिर्फ यही है। मैं फिर आऊंगा थोड़ा जल्दी। हाँ। थोड़ा हम लोग शॉर्ट में, ताकि अभी आधे घंटे हो चुके हैं, तो और हम लोग अच्छे पॉइंट्स जो भी आपके मन में आप सोच के रखिए तब तक आप। अली जी म्यूट हैं आप। यशेंद्र सर जो कह रहे थे वो बहुत ग्राउंड लेवल की बातें थी और सच्चाई वहीं पर है। किसी भी प्राकृतिक चीजों के रास्ते को अगर आप रोकेंगे तो वो रास्ता खुद बनाएगा, और जब वो रास्ता खुद बनाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर क्षति लेकर आएगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, लेकिन आपका विषय है कि बाढ़ आपदा में अवसर, तो ये तो आम बात है और मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा इस बात को रखने में। हमारे देश की जो राजनीतिक तंत्र है और राजनीतिक तंत्र के पीछे जो प्रशासनिक तंत्र है,
ये दोनों पिछलग्गू एक दूसरे को लग कर सिर्फ देश के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2008 का यशवंत भैया ने चर्चा किया, कुसाहा बांध टूटने की वजह से जहां पर पुनः गांव बसाने की बात कही गई थी, अगर आप उसकी डाटा को अभी भी उठाइएगा तो बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बाढ़ को लेकर। बाढ़ का बाढ़ से जो तबाही होती है, खासतौर से मैं कोसी में हूं, मैं कोसी का बात करूंगा। हर साल बाढ़ आता है। अमौर, बैसा, रौटा, हमारा मधेपुरा का पिछला हिस्सा, ये सब जगह काफी तबाही होती है। बिहारीगंज, ये सब में काफी तबाही होती है। इस पर जो एक योजना गिर जाता है, जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है, बाढ़ का समय आता है, तो बोरा में बालू भरो और नदी में फेंको, और टेंडर होता है, 10 लाख बोरा फेंका गया। अरे वो पानी के अंदर जाकर बोरा गिनता कौन है, कितना बोरा फेंका गया? ये सब सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है जमीनी स्तर पर काम करना और चैनल वाइज, जो अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, ये संदर्भ बयान है, चैनल वाइज लेवल पर काम करने से हम जमीनी स्तर पर काम कर पाएंगे। सरकार कोई भी हो, मौजूदा सरकार हो या इसके पूर्व की सरकार हो, किसी ने भी सही तरीके से काम नहीं किया। अभी फिर जो रिंग बांध टूटी, उसका कारण क्या है? यही सब कारण है। लेकिन समय रहते उन चीजों को सही क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, समय रहते क्यों ठीक नहीं किया जाता? देखिए, बाढ़ से कुछ फायदे भी हैं। फायदे हैं कि किसान खुश होते हैं। कहीं कहीं जब फसल की अगर क्षति हो गई तो बेचारे रोते हैं, लेकिन कई बार अगर उनके मुताबिक अगर सिचुएशन ठीक रहा तो जो अभी जैसे धान का फसल लगा हुआ है हर जगह, आप जहां भी आप थोड़ा सा रूरल में चले जाएं, एकदम हरा हरा बहुत सुंदर बिहार दिखेगा आपको। अभी मतलब अगर आपको असली और खूबसूरत बिहार अगर आपको देखना है तो अभी आप गांवों की तरफ निकल जाएं आप तो जबरदस्त दिखेगा। ठीक है ना? तो मतलब बाढ़ के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन आज का जो विषय है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको पुश भी किया जाता है कि आए तो हम खाएं, है ना? ये भी है। बिल्कुल जी सुजीत जी, पूरा ऑफिस में लगे हुए हैं आप? म्यूट है। अब बीच बीच में थोड़ा सा काम भी निपटाने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। बीच में आपके आप ऑफिस वाले आपके सुन लेंगे ना आपको। नहीं, अब फिर जैसे अभी हमारी बोलने की बारी है। हाँ तो मैंने जगह चेंज कर लिया। ठीक है। देखिए ये जो बाढ़ की विभीषिका है, वो हर लोग एक मत से बोल रहे हैं कि या तो उसके प्रवाह को हम लोग अवरुद्ध कर रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज्यादा है, और बाढ़ के दौरान जो भी काम होता है ना, वो कच्चा काम होता है। जो भी रिलीफ वगैरह का जो भी काम होता है, मरम्मत का जो भी काम होता है, कच्चा काम होता है। एक चीज मैं बताऊं सुजीत भाई, आपको मैं एक चीज बताऊं, और अधिकांश लोग जानते हैं, मॉनसून के टाइम पे अब अनाउंसमेंट हो गया कि मॉनसून आ गया, बारिश शुरू हो जाएगी, टिप टाप शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए धाए आपको हर जगह काम दिखेगा। आपको असली जो काम है, पूरा पटना खोदा हुआ है, उसके बाद दिखता है। इसीलिए पूरा पटना बरसात में ही खोदा जाता है। नाली बरसात में ही बनेगा, सड़क की ढलाई बरसात में होगी, लेकिन वो ढलाई कभी पूरी नहीं होगी। क्या? तो वही हम कह रहे थे कि कच्चा काम होता है, और कच्चा काम का कोई पक्का हिसाब नहीं होता है। कच्चा काम का कोई पक्का हिसाब नहीं होता है, इसलिए जितना लूटना है लूट लो। ये अच्छा, ये पंच लाइन था, ये कच्चा काम का पक्का हिसाब नहीं होता है। यशवंत भैया हिसाब नहीं एक पंच लाइन में जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। पटना में लास्ट पटना का पक्का काम सम्राट अशोक के समय हुआ था। उसके बाद हम लोग को पूर्वज बताएंगे कैसा हुआ होगा। तो यही करें कि अब ये आपदा ये मतलब मैनमेड टाइप का लगता है, जैसे कि एकदम तुम आओ और हम मुंह फाड़े खड़ा हैं, जितना जेब में घुसाना है घुसा लेंगे, तिजोरी भर लेंगे, बंदरवाट कर लेंगे, फिर अगला साल देखा जाएगा। देखिए, इसे प्री मानसून करके सब कुछ होता है। जैसे बिजली डिपार्टमेंट में मानसून से पहले उसकी मरम्मती होती है, उसी तरह इन लोगों का भी नियम है, लेकिन कहीं नहीं दिखता है। आज से 8 साल 10 साल पहले ऐसा होता था कि लूज वायर को थोड़ा ठीक किया जा रहा है, कहाँ कनेक्शन क्या है नहीं है, लेकिन अब ये सब मतलब देखने को नहीं मिलता है। अगर टूट के गिर गया तो
बनाया, वरना पहले से मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह बांध का भी होता है, मानसून आने से पहले उसको देखा जाता है, बजाबता उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है, लोग देखते हैं, लेकिन कहाँ क्या खराबी है वो देखते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बस खाना पूर्ति होता है और आ जाते हैं, और जब डिजास्टर आ जाता है तो सब युद्ध स्तर पे लगते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यही ठीक है स्थिति है कि अनिल जी, काफी देर से सुन रहे हैं आप, लगता है दिन भर आप बैंक में आप थक भी गए थे आज। नहीं, सर ने बहुत अच्छा पंचलाइन बोला है, कच्चे काम का पक्का हिसाब नहीं होता है। मैं उसी में जोड़ूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर हम ना यहाँ प्रिवेंशन ही ढंग से कर रहे हैं ना क्योर ही कर रहे हैं। प्रिवेंशन में भी दिखावा और क्योर में भी दिखावा। किसी की बाहर से रोजी रोटी छीन जाती है और किसी का बाहर रोजी रोटी का जरिया बन जाता है। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी ना, हम दूसरे की तकलीफ में अपना अवसर जब तक खोजना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक बाढ़ एक विभीषिका के रूप में ही आएगी। जैसा कि सर ने कहा, बाढ़ के फायदे भी हैं, पर उन फायदों को हम जब तक चैनलाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे कि बाढ़ आए, फंड आए, उसको हम मिस यूटिलाइज करें या फिर अपनी तरफ मोड़ें, उसका जो जेन्युइन जिनको जरूरत है उनको खाना पूर्ति के नाम पे, मुआवजा के नाम पे दें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम बाढ़ के पहले ही अगर तैयारी करें, कोई पीड़ित ही ना हो, तो फिर मुआवजे की जरूरत ही क्या होगी। पर वो मुआवजा अगर राजनीति से प्रेरित हो, तो वैसे मुआवजे की हर साल क्या, हर महीने लोगों की जरूरत होगी। साल में 4 महीने जो बारिश के होते हैं, अगर नेता लोगों की चले तो हर महीने बारिश करवाएं और बाढ़ कंटिन्यू बना रहे, ताकि उनका घर भी बनता रहे। तो किसी की रोजी रोटी छिनती है, किसी की रोजी रोटी उसी पे बनती है। जब तक इसके बैलेंस को हम प्रॉपर वे में ह्यूमैनिटेरियन यूज नहीं करेंगे, तब तक बाढ़ विभीषिका के रूप में ही रहेगी। और इस आपदा को अवसर में बदलने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, तो बिहार इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद में ही लगा रहेगा। खैर चलिए, ये हम भी जानते हैं कि जब बाढ़ का समय आता है काफी लोग परेशान भी होते हैं, काफी लोग मरते भी हैं, डूबते भी हैं, और लिंडा से लेके मिरिंडा फाउंडेशन तक इसमें लग जाता है। इतने लाखों करोड़ों का फंड भी आता है, बंदर बाट भी होती है, लेकिन हम शासन प्रशासन सभी को क्या दोष दें? आप ही समझाइए कि हम लोग अभी समाज में रहते हैं, ठीक है, हम और आप, हमने भी कई बार काम किया है, आप सबने भी कई बार काम किया है, ग्राउंड पे उतर के काम किया है। प्रशासन के पास इतना ज्यादा फंड होता है कि कभी आम जनता को परेशान बाढ़ में कूदने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी कमर तक पानी में उतरे, ताकि लोगों को पता चले कि हम उनसे पहले आए। मर्डर हुआ तो पुलिस से पहले हम आए, ये दिखाना होता है कि भैया देखो हम ही हैं, मुझे वोट दोगे तो हम आएंगे। जैसा अभी यशवंत भैया जी ने कहा ना अभी, कि वो बांध इसलिए टूटा कि 2 पॉलिटिशियन आपस में लड़े कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर या मेरा कॉन्ट्रैक्टर, है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं ये सब। जी अभिषेक जी। मैं अनिल जी की बात को आगे ले जाता हूं जी। हम लोग सिम्टम को ट्रीट करते हैं, बीमारी को ट्रीट नहीं करते हैं। हर एक साल पानी आएगा, लोग दहेंगे, खेतें डूबेंगी, घरें बहेंगी, लोग मरेंगे, टीवी वाले आएंगे, अपना सर्कस शुरू करेंगे, बिहार फिर से डूबेगा। बन चुका है अभी। बिल्कुल, नेताजी जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बोलेंगे कि भाई जो सरकार पावर में है वो कुछ नहीं कर रही है, विपक्ष देखो काम कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर हमारे नेताजी जो पावर में है वो निकलेंगे, बोलेंगे कि देखिए हमने कितना बांट दिया। हाँ। सवाल ये है कि ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जब बिहार में इतना बड़ा त्रासदी होता है हर एक साल में, पिछले 70 साल से ये हुए जा रहा है, तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम, और नेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिहार गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि इसका आप समाधान निकालें। समाधान आपको एक्सपर्ट्स ने दिए हुए हैं, आपको 2 दिन लगेगा समाधान निकालने में। 1974 में एक कमेटी बैठी थी, यशवेंद्र जी जानते होंगे, उन्होंने रेकमेंड किया था कि नेपाल में एक डैम बनाया जाए
जिससे इसको कुछ हद तक राहत मिल सकती है। 1974 डीएन मिश्रा जी ने कहा है कि आज अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और साउथ बिहार में, झारखंड में सूखा होता है, पानी नहीं होता है। तो देयर आर टेक्निक्स इन विच नॉर्थ बिहार का पानी वेल्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू साउथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कोई पहल नहीं होती, कोई इनिशिएटिव नहीं होता है। करोड़ों लोगों को हर एक साल डूबने दिया जाता है, करोड़ों लोगों को डूबने दिया जाता है। एक हमको बात बताई जाती है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। मुझे करेक्ट कीजिएगा, यशवेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार महोदय हैं, ये दोनों जो डैम है, जो आपको बराज है, कोसी बराज और जो बूढ़ी गंडक का बराज है, वो दोनों पे इंजीनियर बिहार सरकार के बैठते हैं। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। तो पानी छोड़ती है बिहार सरकार बिहार के लोगों पे, और आप कहते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कॉमन चीज आप किसी भी आदमी से पूछिएगा ना कि पानी कैसे आया, बोलेगा नेपाल पानी छोड़ दिया, नेपाल पानी छोड़ दिया, बिहार ने बिहार पे पानी छोड़ दिया। तो आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को आपको चाहिए नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में बात नहीं करना है। हर एक साल 2000 से 3000 करोड़ रुपए आपको बहाना है, फोटो खिंचवाना है, एम्बैंकमेंट बनवाना है। इट इज प्रूवन कि एम्बैंकमेंट के कारण बाढ़ का फल एरिया जो है वो 2.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 7 लाख हेक्टेयर हो चुका है। 150 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट था, आज 3800 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट है। एम्बैंकमेंट के कारण बाढ़ बढ़ता चला जा रहा है। जहां 2 दिन पानी रहता था वहां पे अब 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने पानी रह रहा है। दूसरा, जो हमारा जो पानी में जो सिल्टिंग होना चाहिए, जो आना चाहिए फर्टिलिटी के लिए, वो नहीं आ रहा है एम्बैंकमेंट के कारण। तो आपका सॉइल भी फर्टिलिटी लेवल कम होता चला जा रहा है। आप इन सारी चीजों को नहीं समझते हैं। आप एम्बैंकमेंट पे एम्बैंकमेंट बनाए जा रहे हैं, अभी भी एम्बैंकमेंट बन रहा है, अभी भी लोग एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। एम्बैंकमेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको चैनलिंग करना होगा, जैसा सर ने कहा, आपको बेसिन्स क्रिएट करने होंगे वहां पे, दूसरा सोल्यूशन। तीसरा, आपको वेल्स बनाने होंगे जो कि आप पानी डाइवर्ट कर सकें, कहीं और ले जा सकें। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। लेकिन भैया सरकार तो 5 साल में बदल जाती है ना, 5 साल में क्या होगा देखा जाएगा। तब तक एम्बैंकमेंट बनाओ, बनेगा एम्बैंकमेंट। तब तक एम्बैंकमेंट बनाते रहिए, टेंडर निकालते रहिए, बनते रहेगा, बिहार डूबते रहेगा। और सर अगर यही कंटिन्यू रहा तो बिहार का आज लगभग 60% एरिया पानी में डूबता है। 10 साल के बाद 100% एरिया बिहार का पानी में डूबेगा, 100% डूबेगा बिहार का एरिया। तब क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। कितना लोग को बैठाइएगा हेलीकॉप्टर में? हेलीकॉप्टर में डूब जाएगा। अफगानिस्तान का हाल हमने देख लिया है अभी। बाढ़ आया था ना अभी, अमेरिका ने, खैर छोड़िए। आश्चर्य की बात यह है कि जो हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, तो डेटा को छोड़ के 1960 के दशक में, 1970 के दशक में ये सारी बातें होती थी, और वो होती रही ऐसे 3 साल बाद। सीरियसली देखा जाए तो प्रॉब्लम्स कहाँ है? बात है पॉलिटिकल विल की। अब होता क्या है कि ये जो काम होगा ना, ये सोल्यूशन जो निकलेगा, आज मैं सपोज कीजिए मैंने आज शुरू कर दिया, ये सोल्यूशन इसका 5 साल 6 साल में नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन आते आते आज शुरू किया जाए तो कम से कम 15-20 साल लगेंगे। पहली चीज, मैं नेता हूं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस समय आप मूर्ति लगवा देंगे वो अलग बात है, लेकिन क्रेडिट हमको पॉलिटिकल कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। जी। वो भी एक बेसिक रीजन हो सकता है, एक बेसिक रीजन। दूसरी चीज, जो कमाई है मुझे चाहिए, मुझे जो पैसा कलेक्ट करना है, जो उगाही करना है, वो उस सॉल्यूशन में नहीं है। उसमें बड़ा फंड नहीं आने वाला है।
उसमें, बल्कि वो सारी चीजें कमाई के रास्ते, सारे सिस्टम जो बिहार का खड़ा है, बिहारी की बात करेंगे तो वो जो खड़ा है वो करप्शन पर है। तो वो करप्शन ही बंद हो जाएगा तो आप पूरे प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, लोकल ठेकेदार, सबका आप जीवन यापन बंद कर रहे हैं। अभी फेसबुक पर दिनेश मिश्रा जी के वाल पर यही चर्चा हो रही थी कि निदान क्यों नहीं निकल रहा है, टेम्पररी अरेंजमेंट क्यों हो रहा है। मैंने बोला, अरे सर, आप निदान की बात कर रहे हैं, ये लोग खाएगा भी या सबकी आप कमाई बंद कर देंगे। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम है जनता का। देखिए, मैंने इन सारे लोगों से, बाढ़ वाले एरिया से, क्योंकि मेरा विषय है, ग्राउंड पे जो लोग डूबे हुए रहते हैं, देखिए एम्बैंकमेंट के बाहर रहते हैं, एम्बैंकमेंट के अंदर भी लोग रहते हैं ना, जिनको अभी तक उनको सॉल्यूशन नहीं दिया गया, उनको जगह नहीं दी गई ये बाहर रहने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं छोटा सा इतिहास। एक कोसी बांध यहाँ की जनता नहीं बनने देना चाह रही थी, आंदोलन खड़ा हो गया था। वो लोग जानते थे, अपने पूर्वजों से वो उनको ये मालूम था परंपरागत रूप से कि बांध जो है वो राक्षस है। और अब कुसका मैया का जब कहानी पढ़ेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु की, और या जो लोग लोकल हैं, कुसका मैया बोलते थे, नदी को माँ बोला जाता था। कि कुसका मैया पर एक कहानी है बड़ी फेमस, मैं भूल रहा हूँ, कि एक राक्षस आता है ना, और रात वो कुसका मैया को का अपहरण करने की कोशिश करता है। बड़ा फेमस कहानी है। लेकिन कुसका मैया अल्टीमेटली उसको पराजित करके अपना रास्ता निकल जाती है। वो बांध बनाने का ही उसको राक्षस बोला गया है। तो अब चक्कर क्या है, देखिए वहां पर ग्राउंड लेवल पे क्या है, जो लोग अब रह रहे हैं वहां पे। हाँ, तो वो आंदोलन को दबाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ला करके खड़ा किया गया कि राजेंद्र बाबू से बिहारी लोग तो हम लोग तो इमोशनली जुड़े हुए हैं, वो जो बोल देंगे उनकी बात, वही ऐसे महान आदमी है, कैसे न मानेंगे। तो राजेंद्र बाबू का मिसयूज किया गया, उनको खड़ा कर दिया गया। मेरे ख्याल से सहरसा के पास वो स्पॉट आज भी है स्मारक के रूप में, जहां से राजेंद्र बाबू ने भाषण दिया था। उन्होंने वादे किए भारत सरकार की ओर से, ये आपको ये मिलेगा, ये सोल्यूशन होगा, ये होगा, आपको जमीन दी जाएगी, रहने के लिए नहीं, आपको खेत दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। लिस्ट उन्होंने सुना दी। सब लोगों ने, राजेंद्र बाबू को तो भगवान थे हम लोग के लिए, बिहारियों के, उनकी बात कैसे गलत बोल सकते हैं राजेंद्र बाबू। लेकिन वो उन लिस्ट में से आधे से अधिक आज तक फुलफिल नहीं किए गए हैं। अच्छा, अब आए हम लोग जनता की। जनता से, वहां से आप इंटरेक्ट कीजिए। मैं तो किया, वो लोग रह रहे हैं, सफर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जनता में अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की समस्याओं के लिए परमानेंट निदान को क्या है ये समझ पाने की क्षमता नहीं है। जो वो गरीब जनता है, जो किसान है, वर्ग है, जो उसके 90% लोगों में क्षमता नहीं है। वो क्या देखते हैं कि मैंने उससे बात किया, पूछता था कि जो नेता आपके हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, अभी चुनाव आ रहा है तो क्या आप उनको वोट दीजिएगा? तो बोलते थे सवाल ही नहीं है, सब बढ़नी उठा के मारेंगे उन लोगों की, कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन वोट उसी को दिया था उन लोगों ने। कारण क्या है? जब आपको ऐसा एक लुभावन दिया जाता है कि आप जैसे इमीडिएट कैश दे दिया, कुछ 500 रुपया बांट दिया। जैसे आज पंचायती चुनाव का शुरू हो चुका है ना, तो क्या चल रहा है, सब जगह वो क्या ना, मीट मुर्गा और सब कुछ पिलाया जा रहा है और नाच चल रहा है। तो वो जनता क्या है ना, वो अपना पर्सपेक्टिव भूल जाती है, वो प्रेशर नहीं बनाती है। अभिषेक सर ने बोला कि ये भारत की समस्या है, लेकिन हर जिला के लोगों अगर खड़े हो जाएं कि इसका निदान अगर नहीं निकालोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ेंगे, तुमको खदेड़ देंगे, तो प्रेशर बिल्टअप करेगा। लोग अब वो नहीं करते हैं। जैसे बाकी समाज है, वो भी इमीडिएट फायदा देखते हैं कि हमको कुछ कैश मिल गया। जो लीडर हैं, जो बोलने में मुखर लोग रहेंगे, 10-15 आदमी, उनको उठा करके कुछ दे देगा, जमीन उनके नाम पे कर देगा, तो वो चुप हो जाएंगे। तो बाकी जो आम जनता है उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा। और 10-15 वो लोग हैं, सबके पास, किसके पास 500 वोट है, किसके पास 1000 वोट है। तो चुनाव के समय जब आएगा तो सबको बांट देंगे, सबको मिल जाएगा। वो 2 दिन की खुशी के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस कर देते हैं वहां के लोग, उनमें समझ नहीं है ये। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस बौद्धिक वर्ग को। ठीक है।
हमारे पास जैसे आखिरी जयप्रकाश प्रश्न नारायण उठे थे एक प्रतिनिधि, तो उस बौद्धिक वर्ग को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो रेसिस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या सुधरेगी। जनता नहीं खड़ी पड़ी जितना, उसी बिहार में तो यही समस्या है ना, उसी हम लोग उसी राजनेता को कोसते हैं, उसी नेता को कोसते हैं, उसी को वोट दिए चले जा रहे हैं। आपने बहुत एक रेलेवेंट बात कही है, जो मैंने उस समय कैच किया, मैंने सोचा कि आपको बोलने के बाद मैं बोलूंगा कि कोई भी, जैसे अभी यही सोल्यूशन है, इसको करने में 10 से 15 साल लग जाएंगे, तब तक सरकार 3-4 सरकारें बदल जाएंगी, 3 सरकारें टर्म होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इसीलिए देखिए आज कांग्रेस बीजेपी को इसलिए ताना मारती है क्योंकि उनको लगता है कि हमने जो शुरू किया आज तुम उसका फीता काट रहे हो, है ना, यही हो रहा है ना कि हमने शुरू किया, हमने बनाया, हमारा आइडिया था और आज फीता तुम काट रहे हो। तो यही इसमें भी वही होगा, अगर कोई भी करना चाहेगा तो एक पॉलिटिकल एक विल पावर भी है जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। हमें ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी के बियॉन्ड जाके सोचे। ऐसा संभव है क्या सर? तो समाधान भी संभव नहीं है। बस वही बात है। सुजीत जी अच्छा लगता है ऑफिस, सुजीत जी लगता है ऑफिस से निकला अभी। अभिषेक जी बोलिए, संभव है क्या? सर देखिए इसका सलूशन, ये स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। बिहार में पिछली बार मैंने पहली बार देखा पूर्णिया को इतनी बुरी हालत में, इतने बदतर स्थिति में डूबा हुआ पूर्णिया था जो मैंने आज तक नहीं देखा था। पटना भी डूबा पिछले साल। आज जो जो शहरें नहीं डूबती थी पानी में वो डूब रही हैं पानी में। आपको बिहार को आप हर एक साल अगर 4 महीने डूबा रहेगा तो जो आप बाकी 8 महीने में मेहनत करेंगे वो आपका मेहनत नगण्य हो जाएगा। बिहार आपको बैकवर्ड, आप पीछे चले जाएंगे। आज पूर्णिया ही एक शहर है जहां मैं पिछली बार आया था तो हम लोग एयरपोर्ट के मुद्दे पे डिबेट कर रहे थे, करेक्ट, कि पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए। लेकिन क्या पूर्णिया डूबा हुआ पूर्णिया में एयरपोर्ट चाहिए? आज 70 साल पुरानी समस्याओं से बिहार जूझ रहा है। बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हमारे नेता, हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, सारा सलूशन है उनके पास में, सब जानते हैं वो। आप 2 दिन गूगल खोल के पढ़िएगा बिहार में फ्लड कैसे रोका जाएगा, एक बच्चा सीख सकता है। और आप लोग इतने साल तक पावर में हैं, आप इतने दिन से हैं। कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, जदयू की सरकार थी, भाजपा की सरकार। स्थिति बद से बदतर, जनता डूब रही है। लोग घर पे घर बनाए जा रहे हैं, घर में पानी घुस रहा है, करोड़ों की क्षति हो रही है। सरकार आती है, लॉलीपॉप बांट के चली जाती है कि चूसो, अगले साल फिर आएंगे लॉलीपॉप बांटने के लिए हम लोग। तो इफ दिस इज द सोल्यूशन दैट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू ऑफर, देन कोई परमानेंट सोल्यूशन मुझे तो आने वाले समय में नहीं दिख रहा है। क्योंकि उसको आज मैंने गूगल किया इस मुद्दे पे, तो अमित शाह ने पिछले साल कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और नॉर्थ ईस्ट में हर एक साल आने वाली बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। क्या हुआ उस पे? क्या गृह मंत्रालय ने काम किया? नहीं किया। आपको 2 दिन लगा आर्टिकल 370 को हटाने में। आप एक बार नहीं सोचते हैं पाकिस्तान पे हमला करने पे, आपको कुछ नहीं लगता है ये करने के लिए। लेकिन नेपाल से बात करके आप एक बिहार के लिए जो 70 साल से रो रहा है, हमारा बिहार, अपना बिहार, उसके लिए आप सोल्यूशन नहीं बाकी लोगों ने कहा वोट नहीं मिलेगा ना, इससे वोट नहीं मिलेगा सर। तो जब वोट नहीं मिलेगा तो करें क्यों? डूबने दो। तो एक बिहार के लिए एक आदत सी बन गई है। जनता ने अपनी किस्मत मान ली है कि भैया जुलाई से अगस्त सितंबर तो एक बार तुम डूबोगे, तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है बेटा तुमको डूबना, तो तुम मान लो और सरकार के से जो टान सकते हो टान लो। तो एक एटीट्यूड बन गया उनका। दे नो दैट दे विल बी फ्लडेड एवरी ईयर। जिस साल नहीं होता है उस साल उनको अचंबा होता है कि भाई इस बार नहीं डूबे, क्यों नहीं डूबे पता नहीं।
शायद नेपाल ने पानी नहीं छोड़ा होगा। नहीं छोड़ा होगा। एक्चुअली ये ना बहुत कॉमन है ये कि बाढ़ के समय में ना लोग पता करते रहेंगे नेपाल ने पानी छोड़ा क्या, लगेगा नेपाल कोई आदमी है अपने घर का दरवाजा खोले और पानी छोड़ेगा। वो पानी बिहारी छोड़ता है बिहार पे। वही मैं कह रहा हूँ, बिहारी के इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली बिहार के इंजीनियर डिसाइड करते। तो मेरा इतना ही कहना है कि मैं सारे नेतागण जितने लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि आप लोग इसका सलूशन निकालिए। बिहार की आबादी बढ़ती चली जा रही है, लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे राज्य की बढ़ती चली जा रही है। ये समस्या आने वाले समय में और भयावह और गंभीर रूप लेती चली जाएगी। और अगर आपने इसको अभी अरेस्ट नहीं किया, अभी नहीं रोका, तो ये एरिया जो पिछले 20 साल 30 साल में डबल ट्रिपल हो गया है, फ्लडेड एरिया बिहार का, वो आने वाले समय में आपको क्या लगता है रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, बढ़ता चला जाएगा। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हेलीकॉप्टर कम पड़ जाएंगे आपके पास बिहार का सर्वेक्षण करने के लिए। सही बात है। कितना सर्वेक्षण कीजिएगा? केंद्र सरकार, बिहार सरकार, नेपाल सरकार से मिलके एक कॉन्क्रीट प्लान बनाए। फ्लड रिलीफ नहीं, फ्लड मैनेजमेंट चाहिए बिहार को। बाढ़ से राहत नहीं चाहिए हमको, बाढ़ का मैनेजमेंट बताइए कि कैसे करें हम बाढ़ मैनेजमेंट। इनफ ऑफ फ्लड रिलीफ। बिहार नीड्स एक्टिव फ्लड मैनेजमेंट। अगर जरूरत पड़े, आज से 20 साल पहले अटल जी ने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, फिर आईटी मंत्रालय बना, आप एक फ्लड मंत्रालय बना दीजिए बिहार में। उसका काम ही होगा फ्लड मैनेजमेंट करना, क्योंकि आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए डूबते हैं हर एक साल बिहारियों के, बिहार सरकार के। राजस्व मरता है। लोग रोड पे रहेंगे, बेकार रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, क्राइम बढ़ेगा। तो आप अपनी समस्याएं खुद बढ़ा रहे हैं। Someone has to go out and make a flood management program. आप मिश्रा जी को बैठाइए, यशवेंद्र जी जैसे लोगों को बैठाइए जिन्होंने सर्वे किया है, जिन्होंने जमीन पे काम किया है। आपको 3-4 सोल्यूशन निकाल के उसको स्लॉट करके आप उसको अगले 5 साल 10 साल में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। करता ही नहीं है। एम्बैंकमेंट बनाना है और राहत बांटना है, राहत शिविर बनाना है। यही 3 चीजें हैं। चलिए सुजीत जी, मुझे लगता है आपको घर जाना होगा, आप कार में बैठ चुके हैं, अपनी बात रखें फटाफट। हमारे पास आखिरी 3 मिनट है। बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई समस्या है हमारे सामने और उसका ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है या निकाला नहीं जा रहा है, तो इसका 2 प्रमुख कारण है। एक लड़ाई बोले तो जनता लड़ाई करना भूल गई है, आंदोलन करना भूल गई है। और दूसरा कार्रवाई, सरकार अपने टॉप अधिकारियों पे कभी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। कितनहू बड़ी घटना घट जाए, 1-2 कांस्टेबल, छोटे मोटे कर्मचारी को निलंबित वगैरह करके ट्रांसफर पोस्टिंग करके लिपापोती हो जाता है। तो जब तक आप जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक वो काम आपको अच्छे से करके नहीं देंगे। और हमारे साथ अगर ज्यादती हो रही है, हमें नुकसान पहुंच रहा है, और हम अगर उसके खिलाफ अच्छे आवाज नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो जनता को लड़ाई करनी होगी और सरकार को कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल सही बात। जनता को लड़ाई करनी होगी और सरकार को कार्रवाई नहीं करती है, अपने अफसरों पर भी नहीं करती है। वही लोग कमा के देते हैं तो उसको कार्रवाई कैसे करेगी? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा मेन है सॉल्यूशन की जनता को चढ़ना होगा, इनको मजबूर करना पड़ेगा। जिस तरह से जातिगत जनगणना के लिए सारी पार्टियां एकदम एकजुट हो गई, दिन भर जो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, वो सब एक साथ मिल करके, ये हमारा कल का मुद्दा है भैया, ये हमारा कल का मुद्दा है, जातीय जनगणना के लिए सब एकजुट हो जाते हैं। इन लोग की सैलरी बढ़ाइए, इन लोग की फैसिलिटीज बढ़ाइए। पूरा संसद, पूरा विधानसभा एक मत से पारित करता है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। ये पहली बार। मैं कुछ कमेंट्स
काफी लोगों ने कुछ लिखा है तो मैं वो भी पढ़ लेता, थोड़ा अच्छा रहेगा। इसी विषय में लिखा है काफी लोगों ने। प्रवीण भारद्वाज जो अभी नहीं जुड़ पाए अभी नेटवर्क इश्यू के कारण, उन्होंने लिखा है कि गलती कुछ हमारी भी है। बिहार के बंटवारे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी हर जिले हर शहर के पास एक छोटी नदी सिस्टम होती थी जो एक्स्ट्रा पानी को बड़ी नदी में मिला देती थी। हमने वो खत्म कर दिया घर बनाकर। उसके बाद ममता सहाय जी लिख रही है, बिल्कुल सही यशेंद्र जी, आपको लिख रही है ममता सहाय जी। और आनंद शंकर जी लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार सच कब बोलता है। सही बात है, वो जो आपने अभिषेक जी के बात में उन्होंने शायद बोला है, जो आपने कहा कि कोशी नदी पे वो छुपाते हैं। वो लिख रहे हैं, सॉरी सर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार नेवर ट्रीट नाइदर सिम्टम्स नॉर रूट काउज। मिरांडा एंड गेट्स फाउंडेशन का हर साल इतना फंड आता है, वो सोच से भी अधिक है, पर उसका कागजों पर उपयोग तो होता है। ठीक है। आनंद शंकर जी फिर लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक ही डिपार्टमेंट है, उगाही। लेटेस्ट एग्जांपल वाज पटना। फिर प्रवीण भारद्वाज जी लिख रहे हैं, एक आंकड़ा दे रहा हूं, गंडक परियोजना के लिए 1200 करोड़ अलॉट हुआ था, जिला जलमार्ग पास हुआ लेकिन जमीन पर नहीं दिखेगा। जी सही बातें कह रहे हैं, सब जानते हैं, बट आवाज उठानी पड़ेगी। जैसा जेपी आंदोलन हुआ था वैसा करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा। उनको पता चलेगा वोट नहीं मिलेगा उनको यहाँ से, और जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा इस कंस्टिट्यूएंसी में, तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। लिख के रख लीजिए। और क्या होता है देखिए, हाँ केंद्र सरकार चाहे बनाए, लेकिन चक्कर क्या है ना कि ऐसे मामले हैं इसमें राज्य सरकार का लोकल भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसमें मैं एक बात बोलूंगा, टेक्निकली नेपाल से कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नेपाल क्या कर सकता है, तो हिमालय से पानी आएगा, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, और पानी आएगा प्लेन्स में ही। नेपाल तो है हिली एरिया नेपाल का, वहां तो पानी टिकने वाला है नहीं। वो तराई से निकल के वहां नदी की धार कम है, तराई एरिया से निकल के बिहार में घुसेगा। फ्लड प्लेन्स यही है सबको, गंगा जो बनावटी है हम लोग का, ऐसा नदी को नेपाल का पानी हिमालय से आना ही आना है। वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, और वहां बांध बनाना और भी डिजास्टर है, भयंकर है। मैं तो तहरी डैम जो आंदोलन था उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुगुणा जी के साथ वहां जा करके सारा कुछ लगा के हमने ताकत देख लिया। सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे इतने महान पर्यावरणविद, पूरे विश्व स्तरीय पर विरोध किया गया। हुआ क्या, नाम नहीं लूंगा कॉन्ट्रैक्टर का, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सामने कुछ नहीं चला। सरकार समझती थी कि टेहरी डैम डिजास्टर होगा, सब लोग जानते थे, हाँ बोलते थे, बट इतना बड़ा फंड मिलता था उसको, उस कॉन्ट्रैक्टर से कि उसको आप ये लोग कुछ नहीं सुने, और वो टेहरी डैम बन गया। भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन जो होना है वो तो होगा ही, यही हुआ है। मैं डिटेल में जाऊंगा माइन्यूट में, तो छोटी छोटी समस्या है। सब सुपौल में कभी जाएंगे आप, कुशहा बांध जो टूटा था उसमें फ्लड आया तो क्या हुआ था, पानी की समस्या ही नहीं है, सिल्ट इतना जमा हो गया है। देखिए हर साल जब बाढ़ आता है ना, तो मान लीजिए आधा सेंटीमीटर सिल्ट आया ऊपर वाला, वो फर्टाइल बनाता है, जो सर अभिषेक जी बोल भी रहे थे पहले। लेकिन जब सारा सिल्ट जमा हो गया और एक ही धक्के में जब वो आएगा ना, तो क्या किया है। एग्जाम्पल सुपौल में जाइए, देखिए उजला रेगिस्तान, 10-10, 12-12 फीट वहां पर बालू जम गया है। जो अब सोचिए कितना वक्त लगेगा उसको, वो तो हजारों साल लगेंगे उसको हटने में वहां से। कोई सवाल ही नहीं है, वहां कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये जो कोसी का बांध तो 4-5वें माले पर है, ठीक है। वो जिस दिन जहां से ब्रीच होगा होना ही है। ये प्रकृति का, देखिए प्रकृति की आयु ये 2 साल 3 साल 5 साल में नहीं होती है, वो सैकड़ों साल में डायनामिक चलता है। उसको अगर बांधने की कोशिश कीजिएगा तो फिर कोई उसको आपको बर्बाद होना ही है। तो लड़ाई लड़नी होगी जब तक वैसे लोग सत्ता में ना बैठे। धीरेन्द्र मिश्रा जी ऐसे लोग, ये सॉल्यूशन जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इससे और विस्तार में सरकार के पटल पर विधानसभा में दर्जनों बार चर्चा हो चुकी है। कई नेताओं के भाषण भी हैं, आपको लगेगा अरे बाप रे 50 साल के बाद हम लोग वही रिपीट कर रहे हैं, वर्बेटिम रिपीट कर रहे हैं हम लोग। कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, समय की कमी है, अब टाइम अप हो चुका है। कोई क्लोजर अगर आप देना चाहेंगे, क्लोजिंग कोई स्टेटमेंट
सुजीत जी, विशेक जी, शेषेंद्र भैया, कोई भी। क्लोजिंग कमेंट है कि हम लोग को अपनी समस्याओं, जो जनता है ना, अभी किसी दूसरे को ब्लेम मत करना छोड़े, सरकार या किसको। हम लोग अगर जागरूक हो जाएं, वी डिसाइड और प्रेशर बनाएं इसको हर तरह से, जाकर के बार बार बोले। अमित शाह एक बार बोल के चलेगा, अमित शाह के सामने पूरा देश है, समस्या मेरी है, मेरे जिला की है, मेरा गांव डूब रहा है। हम लोग आवाज उठाएं, संगठित रूप से आवाज उठाएं अक्रॉस द हम लोग तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, तो यहाँ की जेंट्री है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो सिर्फ हम लोग बात करते हैं। ये 20 साल से देख रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं अरे क्या हालत हो गई है समाज की, अरे नेता चोर है, ये है। फिर घर में जाके आप क्या कर रहे हो? नीतीश जी को मैंने बोला कि जो आप बढ़ रहे हैं, नीतीश चंद्र जी को इस दिन में बात हो रही थी कि आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप समस्या इसलिए नहीं है कि वो लोग गलत हैं, समस्या इसलिए है कि जो अच्छे लोग हैं, सोच सकते हैं, वो लोग एक्शन में नहीं आते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। समाज का नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए, छीनिए उससे, अपने हाथ में लीजिए। ये न कि साम दाम दंड भेद थोड़ा सब कुछ लगता है, और ये सब एक दिन में नहीं होगा, 4-5 साल 10 साल लगेगा, कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जो 370 का आर्टिकल, सर अभिषेक जी से मैं एक ही दो बात पर असहमत हूं कि धारा 370 जो हटा था उसको 2 दिन में नहीं हटा था, उसके लिए कई सालों से बहुत लंबी चतुराई के साथ कश्मीर महबूबा मुफ्ती सईद के साथ पार्टी बना करके, घुस करके, अंदर का सब रिपोर्ट लेकर के, तब जाकर के बहुत लंबा खेल खेलना पड़ा उसको। तो इसके लिए भी लंबा खेल है। सामने हमें सिर्फ दिखा कैसा हुआ, उसके पीछे जो है वो तो देखिए, काम तो एक ही दिन में होगा ना डिसीजन, लेकिन लंबा प्रोसेस लगता है। ठीक है। और चाणक्य ने एक लाइन बोल लेने दीजिए, क्लोजर कमेंट बड़ा अच्छा याद आ गया हमको। हाँ, ठीक है। चाणक्य ने लिखा है इस बात के बारे में, उसने बोला है कि मुझे बहुत दर्द होता है और मुझे मतलब आश्चर्य भी लगता है उस लोगों को देख करके जो नदी के किनारे घर बना के रह रहे हैं, बिहार के मगध के बारे में। ये चाणक्य का लाइन है। चलिए, अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे आप, या हम क्लोज करें आप? बिल्कुल। सर, हर एक साल अपने बिहार को डूबता हुआ देख के बहुत तकलीफ होती है। चाहे मैं दिल्ली में रहा हूँ, बहुत विदेश में भी रहा हूँ, अलग अलग जगहों में रहा हूँ, लेकिन ये त्रासदी मैंने बचपन से हर एक साल देखी है कि हमारा बिहार हर एक साल डूबता है। बचपन से देखता आया हूँ, 40-41 साल का हो गया हूँ, और आज भी बिहार डूब ही रहा है और स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। मैं इतना यशवंत जी के साथ हूँ, सब कुछ के सही है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन जनता को, लोगों को उनकी मूलभूत अधिकार कि एक जीने का राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रोफेशन, ये सारी चीजें मुहैया होना बहुत जरूरी है। आज हम कैसे समाज की निर्माण कर रहे हैं जब हर एक साल आपका एक बहुत बड़ा आबादी उसको घर छोड़ के रोड के किनारे पे रहना पड़ता है, कैसे नेताओं को नींद आती है, ये सवाल पूछना चाहिए उन लोगों को कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आज 21वीं सदी में भी बिहार हर एक साल डूबता है और आपके पास इसका कोई समाधान नहीं। तो ये चीज देख के एज अ बिहारी बहुत तकलीफ होती है। दुनिया कहां से कहां चली गई, हिंदुस्तान चंद्र चांद मार्स सबकी बात कर रहा है, और आज हम बिहार में आज भी फ्लड की बात कर रहे हैं कि डूबेगा। तो तकलीफ तो होती है। आंदोलन करें, जो भी करें, मैं तो समर्थन करूंगा इस चीज का, क्योंकि इस चीज को हटना बिहार से बहुत जरूरी है। वी नीड टू रिमूव दिस इवल, और ये बिहार का सबसे बड़ा समस्या है। बचपन से हमें पढ़ाया गया है स्कूल में, कोसी इज द सॉरो ऑफ बिहार, और अब समय आ गया है इस सॉरो को टेप लगा के बंद करने का। और सारे नेताओं से मैं आग्रह करूंगा इस माध्यम से, कोई भी सुन रहा हो, कि आगे आइए, इस चीज का समाधान निकालिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता है। कोसी मैया है, माँ है, सौरव ने वही बोल रहा है ना कि हम लोग एक तरफ कोसी को मैया भी बोल रहे हैं, माँ भी बोल रहे हैं, लेकिन बचपन से आयरनी देखिए, आयरनी देखिए, कोसी का अभिशाप है। किताबों में पढ़ाया जाता है कि द सॉरो ऑफ बिहार, अंग्रेजों ने सिखाया है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और फिर कल एक नए टॉपिक के साथ
और ये जो वीडियो है ये ब्रांड एनसी इन्फो मीडिया जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहां आप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।